नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी बुक? एम लक्ष्मीकांत को। और इसकी एम लक्ष्मीकांत की ये 5th एडिशन वाली बुक है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज। और उससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, तो वो हैं डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप और यूनियन टेरिटरी। तो ये सभी चैप्टर जो कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी चैप्टर्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो आप उन सभी चैप्टर्स को जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, जैसे कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम काफ़ी धीरे धीरे समय खत्म होते जा रहा है, एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती जा रही है। आपका 2 जून को आपका जो है एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। आपको ये सोचना होगा, अगर आपने अभी तक फॉर्म भर दिया है तो आप फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को आप भर दीजिए। अगर भर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको ये देखना होगा, आपको ये समझना होगा कि जितना आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, जितना आपको लगता है कि जो चीज़ आपको लगती है कि आपसे ये हो नहीं पाएगा, आप अगर उसको कर ले गए, आप अपने आप को ये फील कराइए कि आपसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। अगर कोई और उस काम को कर सकता है दोस्तों, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि, क्योंकि वो बंदा भी इंसान ही है, आप भी इंसान हैं। बस ये हो सकता है कि आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े। तो दोस्तों देखिए, एफर्ट लगाएंगे तभी आप भी यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का जब लिस्ट आएगा, तो हो सकता है आपका भी रोल नंबर तभी दिखेगा जब आप यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, पूरी ईमानदारी, अपना 100% डेडिकेशन इस यूपीएससी को देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको चाहे जो भी क्लासेस हों हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स की, इंडियन पॉलिटी की, ये मैं इंग्लिश मीडियम वाली डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आपको हिंदी मीडियम वाली का भी डिस्कशन, जो बुक है उसका भी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे सीसेट की भी क्लासेस हैं। इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही साथ आपको गाइडेंस बताने के लिए कि आप अपने ऑप्शनल को किस तरीके से चूज कर सकते हैं, आपको ऑप्शनल चूज करते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है, तो वो सभी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, हम जो हैं आपको आपका जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प करने को तैयार है। बस आपको ये करना है कि आपको अपने साथ धोखा नहीं करना है दोस्तों, अपने साथ पूरा ईमानदारी करना है। अब ईमानदारी कैसे करेंगे? अगर देखिए, आप चाहे टेबल पे अगर 2 घंटे ही बैठ रहे हैं ना, तो आपको 2 घंटे में ना ही मोबाइल, ना ही व्हाट्सअप, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट करना है अपनी पढ़ाई पे। और देखिए, अब जिस तरीके से अब आपका एग्जाम आते जा रहा है, तो आपको अब अपना स्टडी ड्यूरेशन भी दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि अब आपका एग्जाम क्लियर हो सके। और रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करिए। और जैसे कि मैं ये जो लेक्चर जो ले रहा हूँ, जो लोग अभी अगली बार एग्जाम देंगे, 2020 में एग्जाम देंगे, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है ही। और जो ऐसे लोग हैं जो इस बार 2019 में एग्जाम देंगे, अगर उन्होंने इंडियन पॉलिटी एक बार पढ़ रखी है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया। वो लोग आराम से इस लेक्चर्स को लगाएं और उनका रिवीजन होते जाएगा, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। वीडियो को आप 2x पे भी लगा सकते हैं, तो आप काफ़ी तेज़ी के साथ रिवीजन कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो उनके लिए भी देखिए, हार नहीं माननी है हमको। आप देखिए, आप इन लेक्चर्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। अगर आपके और जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो सब चीज़ें अगर आपकी कवर है, तो आप जो है, तो अगर आपकी पॉलिटी बचे, तो आप इन लेक्चर को देखते हो आप अपना बेस अच्छे से मजबूत कर सकते हैं और आप अपने प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप देखिए, जब भी आप मेरे लेक्चर्स को देखिए, तो आप कोशिश करिए कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। ऐसा मत करिए कि आज पहला लेक्चर देख लिया तो कल 5वां देख लिया, उसके बाद अगले दिन 10वां लेक्चर देख लिया। ऐसे करेंगे तो नहीं मज़ा आएगा। पहला देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आपको आएंगी, अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। क्योंकि देखिए, हर एक जो भी आर्टिकल्स हैं इसमें, जो भी प्रोविजन है पॉलिटी में, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब आप फंडामेंटल राइट जानेंगे, फिर आप डीपीएसपी जानेंगे। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में किसको ज़्यादा फेवर देना है, अब आप कैसे जान पाएंगे? अगर आप खाली डीपीएसपी का लेक्चर ही सुन के आ गए तो आप नहीं बता, तो आपको उसके पहले फंडामेंटल राइट क्या होते हैं जानना पड़ेगा। इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी है, तो अब मैं फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पहले जो मैं लेक्चर्स ले चुका हूँ, तो आप उनको देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का
अपना टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं। और हाँ, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अगर कोई और कर सकता है तो दोस्तों आप भी जरूर करेंगे, आप भी आराम से ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है आपको, अपना फोकस और डेडिकेशन। कभी भी डेविएट नहीं होने देना है, कभी भी डाइवर्ट नहीं होने देना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 9 ऑफ द एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक एंड द चैप्टर इज फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, अब हम यहाँ पे इसके एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज के बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटी में कोई भी डाउट नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से मेरे साथ लग के अच्छे से अंडरस्टैंड किया, और अगर आपको डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात जो लिखी हुई है वो है कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे अधिकार हैं, किसके अधिकार, सिटीजन्स के, और जो कर्तव्य है, ड्यूटी जो है, ये राइट्स और ड्यूटी दोनों ही एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटिव है और इनसेपरेबल। मतलब कि हम राइट और ड्यूटी को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। जो हमारे अधिकार और जो कर्तव्य हैं, हम वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। दे आर इनसेपरेबल। और साथ ही साथ देखिए, जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के जब तैयार होता है, जब हम 26 जनवरी 1950 को जब हम अपने संविधान को जब लागू करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट ही था और फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में नहीं था दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के जब तैयार होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बनाए, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ये जरूरी नहीं लगा कि हमारे सिटीजन को फंडामेंटल ड्यूटी भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, मतलब हमारे सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी को भी प्रोवाइड करना जरूरी है। उनको लगा कि अरे ये सब चीज़ें तो, क्योंकि देखिए उस समय क्या था, उस समय हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति थी ही, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। तो उन लोगों को लगा कि हमारे यहाँ तो राष्ट्रभक्ति है ही, देश के प्रति लगाव भी है, तो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सभी चीज़ें जो भी हमारी जो ड्यूटी थे वो हमने किस में रखे थे, डीपीएसपी के कुछ कुछ प्रोविजन में आप देखेंगे, वो सभी जो प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटी के, उसमें हम अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें रखे हुए थे। अब देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ सीरियल वाइज चलने के लिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे डीपीएसपी का जिक्र हो गया ना। अब आप जब डीपीएसपी के लेक्चर को अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तभी तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ले पाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ आप सीरीज से चलिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 1976 में क्या होता है। 1976 में हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करते हैं। और उसके बाद 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करते हैं। तो ये जो 2002 वाले कौन सा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन, जो हमने 8 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो बात की ना, कि बच्चों को, जो भी 8 से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वही। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय हमने अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक फंडामेंटल राइट ऐड किया, आर्टिकल 21A। साथ ही साथ जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी अमेंडमेंट किया, और उसमें भी ये लिखा कि हमारे सिटीजन का कर्तव्य है कि वो क्या करें, आज 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें। 8 से 14 नहीं, 6 से 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बात करेंगे। जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, तो वो हमने कहाँ से लिया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कहाँ से रखा है, कहाँ से हम इंस्पायर हुए कि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी रखने। तो वो हमने लिया यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत जो यूनियन था ना, वहाँ से। उसके बाद देखिए, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो भी मेजर डेमोक्रेटिक है कंट्री, जैसे कि यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में कोई ऐसा पोर्शन नहीं है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि अलग से फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया हो। ठीक है, मतलब कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी को रखा नहीं गया है कोई, हाँ, कोई स्पेसिफिक लिस्ट हो ड्यूटी की, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। और जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है वही सिर्फ एक ऐसा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। आपको पता होगा जैसे कि जो चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सब क्या सोशलिज्म वाले कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, वहीं जो जापानी हो क्या डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। तो जो जापानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की
लिस्ट है, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा। और वही बात, जो भी सोशलिस्ट कंट्री जैसे कि चाइना, रसिया, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है किसको? फंडामेंटल राइट और ड्यूटी को। अब देखिए सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि प्राइवेटाइजेशन को ये लोग बढ़ावा ना देके ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर को देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी, इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये सभी चीज़ें मैंने अपने प्रेम्बल वाले कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे चैप्टर में अच्छे समझाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं जाके। सॉरी। तो कौन सा, खाली एक ही डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में जिसके पास एक मतलब एक लिस्ट थी। अब तो इंडिया में भी है, इंडिया के भी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया है फंडामेंटल ड्यूटी को? यूएसएसआर से। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए आखिर 1976 में ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी आया। तो देखिए 1976 में जो कांग्रेस पार्टी थी, तो उसने क्या किया, उसने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की स्थापना की, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया। किस लिए इस्टेब्लिशमेंट किया? कि वो क्या करे, रिकमेंडेशन बनाए, किस बारे में? फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि जो 1975 से 77 तक हमारे यहाँ क्या इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस समय। तो उस समय क्या हुआ था, हमारी कंट्री के काफ़ी ज़्यादा हालात ठीक नहीं थे। तो उसलिए उस समय की जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, उसने स्वर्ण सिंह कमेटी की स्थापना की। उसने कहा कि आप फंडामेंटल ड्यूटी पे हमको रिकमेंडेशन दीजिए, कैसे कैसे हम फंडामेंटल ड्यूटी को बना सकते हैं। तो देखिए कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि हमको एक सेपरेट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ेगा, और उस चैप्टर का नाम क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि जो भी हमारे सिटीजन हैं, जो भी नागरिक हैं, उनको क्या करना चाहिए, जिस तरीके से अपने राइट का एंजॉयमेंट लेते हैं, जिस तरह के अपने राइट का लुफ्त उठाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, अधिकारों को अपने एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से उनको कुछ ड्यूटीज भी हैं अपने देश के प्रति हमारे देश भारत के प्रति, हमारे देश इंडिया के प्रति, जिसको कि उनको करना चाहिए, वो भी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। तो देखिए जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी केंद्र में, सेंटर में, तो उसने क्या किया, उसने इन सभी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया। सभी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुई थी, ये बात याद है। कुछ प्रोविजन स्वर्ण सिंह कमेटी के एक्सेप्ट हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। और उसने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1976 में। और आपको पता होगा इसको और किसी नाम से जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस अमेंडमेंट एक्ट को। और इस आप अगर आपको और बताना तो आप ये बताइए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में और कौन कौन से चेंजेस किए गए थे। कुछ और मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। तो देखिए इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, मतलब संविधान संशोधन में क्या हुआ, हमने एक नया पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, और वो पार्ट था पार्ट 4A। और एक नया आर्टिकल भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, और वो आर्टिकल था आर्टिकल 51A। ठीक है। और इसमें टोटल कितने 10 फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया गया। मतलब इसमें जो है टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी है, किसमें? आर्टिकल 51A में। चलिए अब हम बात करते हैं जो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि जो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसने कितने सजेस्ट किए थे? फंडामेंटल ड्यूटी 8। ठीक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 फंडामेंटल ड्यूटी होने चाहिए। लेकिन जब अमेंडमेंट किया गया 42nd अमेंडमेंट, तो उसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए गए। कितने ऐड किए गए? 10। साथ ही साथ आप एक और चीज देखिएगा यहाँ पे कि एक लाइन लिखा हुआ है, कुछ रिकमेंडेशन कमेटी के एक्सेप्ट नहीं किए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक है। और वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किए गए। अब देखिए वो कौन कौन से रिकमेंडेशन थे, तो वो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो वो टोटल 3 रिकमेंडेशन ये हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने ऐड नहीं किया। अब तो इसमें ये कहा गया था कि मान लीजिए कि हमारा कोई सिटीजन, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर रहा है, या कि उसको करने से अपने जो भी उनके जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको करने से मना कर दे रहा है। तो इसमें ये कहा गया, जो पहला वाला पॉइंट है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें यह कहा गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट उनके ऊपर
पेनल्टी लगा सकता है, उनको पनिशमेंट दे सकता है। और ये जो भी कौन करेगा, ये पार्लियामेंट करेगा। और कब होगा, जब हमारे जो सिटीजन क्या करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे फंडामेंटल ड्यूटी को करने से। ठीक है, तो पहला तो ये था कि पार्लियामेंट क्या करता, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए लॉ वगैरह बना सकता था, पेनल्टी वगैरह डिसाइड कर सकता था। लेकिन देखिए अब इसके नुकसान क्या थे। तब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हमारा क्या करता, एक तरीके से तानाशाह बन जाता, क्योंकि वो चाहता तो कोई भी लॉ बना देता और वो बोलता कि इन्होंने जो है ड्यूटी, जो सिटीजन है, जो नागरिक हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं, उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इस वाले कॉन्सेप्ट को मना कर दिया गया, ये कॉन्सेप्ट नहीं आया। साथ ही साथ देखिए ये भी कहा गया कि जो भी लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी लॉ या पनिशमेंट पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाएगा उसको हम कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए, ठीक है, उसके खिलाफ, क्योंकि जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है। मतलब जो भी पेनल्टी और पनिशमेंट पार्लियामेंट हमारे ऊपर लगा देगी फंडामेंटल ड्यूटी के रिफ्यूजल के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी को ना करने के लिए, तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है और हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, एक तो ये वाला प्रोविजन हो गया। और जो तीसरा प्रोविजन ये था कि जो टैक्स है, टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, सॉरी एक फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स का, हमारे नागरिकों का होना चाहिए। अब देखिए ये जो लिस्ट है ये क्या है, ये आर्टिकल 51A में ये सभी चीज़ें दी गई हैं। और ये क्या है, ये सभी जो है ड्यूटी हैं किसकी, हमारे जो भी सिटीजन हैं हमारे देश भारत या इंडिया के। तो देखिए सबसे पहली जो ड्यूटी है वो क्या है, हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी प्रोविज़न उसमें दिए गए हैं, जो भी आइडियल्स उसमें से निकल के आते हैं, उनका हमको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ हमको किसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का। सभी नागरिकों को जो हमारे देश के हैं उनको नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और अपने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हमको जो है जो भी नोबल आइडियल्स निकल के आए, किस समय निकल के आए, जब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जब हुआ था, जब हम अपने देश को आज़ाद करा रहे थे, उनके द्वारा जो भी आइडियल निकल के आए उनको भी फॉलो करना चाहिए और उनको भी चेरिश मतलब कि बढ़ावा देना। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ये भी आया कि जो भी सिटीजन है इंडिया के, उनका क्या है, उनका ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करें और अपहोल्ड करें, मतलब बनाए रखें और सुरक्षा करें। किस चीज़ की सुरक्षा करें, जो सॉवरेनिटी है इंडिया की, यूनिटी, एकता जो है इंडिया की, इंटीग्रिटी जो है, अखंडता जो है इंडिया की, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, इन सभी चीज़ों को सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है। और ये किसकी ड्यूटी है, हमारे सिटीजन्स की ड्यूटी है। इंडिया के सिटीजन की बात हो रही है, ठीक है, हमारे मतलब। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको अपने कंट्री क्या करना है, डिफेंड करना है, ठीक है। और जब भी हमको किसी नेशनल सर्विस के लिए, जो भी हमारे सिटीजन है, अगर उनको सरकार, हमारी गवर्नमेंट किसी नेशनल सर्विस के लिए या कंट्री को, जब मान ली वार हो गया, उस समय कंट्री को डिफेंड करने के लिए कह रही है, तो हमको ऐसा करना है, हम मना नहीं कर सकते। ये हमारी क्या है सॉरी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और हमको जो है प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है किसको, हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। कहाँ पे, मतलब हमको अपने देश में भाईचारे को बढ़ावा देना है, अपने देश में सभी को मिलजुल के रहना है। किसको, हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनको ऐसा करना है कि वो क्या करें, भारत में एकता को बढ़ावा दें, चाहे वो रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल सेक्शन की जो भी डाइवर्सिटी, आप भी जानते हैं हमारे यहाँ कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, कई रीजन हैं, उन सभी डाइवर्सिटी को छोड़ते हुए हमको अपने भारत का एक भारत मानना है, उसको जो है उसके भाईचारे को बढ़ावा देना है। इसीलिए हम अपने देश को ये भी कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है हमारे देश में। साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिसेस है, डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, वुमेन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो भी अपमानजनक प्रैक्टिस हैं, जैसे कि सती प्रथा वगैरह थी, या फिर चाइल्ड मैरिज जो होता था इनका, उन सभी चीज़ों को छोड़ना है, उन सभी चीज़ों को त्यागना है। हमको अपने कंट्री के जो कल्चर है, हमारे देश का जो कल्चर है और इसका जो रिच हेरिटेज है, हमको अपने कंट्री के कल्चर को प्रोटेक्ट करना है और इसको वैल्यू देना है, इसका अपमान नहीं करना है। हमको जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, और जो भी क्रिएचर हमारे फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है और
अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, मतलब हमको अपने वातावरण को दूषित नहीं करना है, रिवर को जो है गंदा नहीं करना है, जंगलों को नहीं काटना चाहिए, इन सभी लेक को गंदा ना करें, पानी बर्बाद ना करें, ये इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे मैं बात करूँ, देखिए हमारे जो भी सिटीजन हैं उनकी ड्यूटी क्या है कि वो डेवलप करें साइंटिफिक टेम्पर को, मतलब साइंटिफिक स्वभाव को। हर चीज़ में वो क्या करें, कारण ढूंढे कि हाँ आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। मानवता को डेवलप करें, मानवता का विकास करें, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, मतलब रिफॉर्म लाएं सोसाइटी में, अपने देश में। ये क्या है, ये हमारे सिटीजन्स की ड्यूटी है। और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेव करें, उसका नुकसान ना करें, और वायलेंस, हिंसा को एब्जर्व मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। वायलेंस को क्या करें, वायलेंस को त्यागें, क्योंकि देखिए हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर थे वो ज़्यादातर क्या किए थे, वो नॉन वायलेंस के ही पाथ पे चल रहे थे, गांधी जी भी। लेकिन देखिए आप ऐसा कह भी नहीं सकते, कुछ लोग वायलेंस वाले भी थे। तो लेकिन यहाँ पे हमारे सिटीजन जो है, हमारे जो भी नागरिक हैं, उनकी क्या ड्यूटी है कि हमको क्या करना है, वायलेंस को त्यागना है, हिंसा को त्यागना है, एब्जर्व करना है। हमको जो है, जो भी चाहे जितने भी क्षेत्र हो, ठीक है, हर क्षेत्र में क्या करना है, चाहे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए या फिर कलेक्टिवली, हमको हर जगह अपनी एक्सेलेंस को बढ़ावा देना है, उस पर हमको काम करना है, जिससे कि हमारा जो देश है वो और आगे आगे बढ़ता रहे, जो भी उसके प्रयास हैं वो और ज़्यादा ऊपर उठते जाए और उसको अचीव करते जाए। मतलब कि हमको अपने एक्सेलेंसी को बढ़ावा देना है, हमारे अपने देश का विकास करना है। उसके बाद देखिए, जो ये वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमने 86 अमेंडमेंट किया था 2002 में, तब ऐड किया गया था। तो इसमें क्या था कि हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है हर एक चाइल्ड या वार्ड को, क्या करने के लिए, एज जो 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। चलिए अब आगे बात करते हैं, फीचर्स क्या हैं जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो पहला पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ ड्यूटी क्या है, मॉरल ड्यूटी है, और कुछ क्या है, सिविक ड्यूटी है। जैसे कि हमको हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल जब हमारा हुआ था, उसके जो भी आइडियल थे उनको बढ़ावा देना, उनको मानना, ये क्या है, ये हमारा जो मॉरल परसेप्ट है, ठीक है। और वहीं जैसे अगर हम बात करें कि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए, अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं एक सिविक ड्यूटी हैं। आगे चल के मैं बात करूं तो देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये किस लिए आई, ये जो है जिससे कि हमारा जो भी इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन माइथोलॉजी है, इंडियन प्रैक्टिसेस है, मतलब जो भी हमारे इंडियन कल्चर है ना, उनको जो है हम अपने लाइफ का, अपने ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बना सकें, हम उनको अपना सकें। इसलिए जो है इन फंडामेंटल ड्यूटी को हमने रखा है। और जैसे कि फंडामेंटल राइट है, आपको पता होगा कि कुछ राइट्स फॉरेनर के लिए भी हैं, कुछ राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए ही हैं, और कुछ राइट फॉरेनर प्लस सिटीजन दोनों के लिए ही हैं। जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए ही हैं। वहीं बात करूं, और जो भी बच गए हमारे फंडामेंटल राइट, वो सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए ही हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन के लिए ही हैं और फॉरेनर के लिए नहीं है। क्लियर है ये बात। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक बात और नोट करिएगा, जिस तरीके से डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसको हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते, इनका वायलेशन होने पे कोर्ट जो है पिक्चर में नहीं आएगा। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट को भी हम जो है ये जो है कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अपने फंडामेंटल राइट की, तो वो क्या है, वो जस्टिसिएबल है। वो जो उसके लिए अगर उसका वायलेशन होता है तो कोर्ट क्या इशू कर देगा, रिट इशू कर देगा। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या प्रोवाइड करता है, वो जो है डायरेक्ट इन्फोर्समेंट जो है कोर्ट के द्वारा इसका प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, क्या नहीं करता है, नहीं प्रोवाइड करता है। और कोई लीगल सैंक्शन भी नहीं है। अगर आप इसका वायलेशन कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई लीगल सैंक्शन नहीं लगेगा। और जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है फ्री है कि वो कोई भी लॉ वगैरह बना सकती है इनके इन्फोर्स करने के लिए। किसको, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करने। अब देखिए बात करते हैं, देखिए हर चीज़ का, आप देखिए हमने डीपीएसपी का भी क्रिटिसिज्म देखा, फंडामेंटल राइट का भी क्रिटिसिज्म देखा,
अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्रिटिसिज्म देखा है। तो इसी तरीके से हम फंडामेंटल ड्यूटी के भी क्रिटिसिज्म जो है उनको देखेंगे। तो देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में उनको किस ग्राउंड पर क्रिटिसाइज किया गया, तो उन सभी चीज़ों को अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए जो भी लिस्ट है ना हमारी ड्यूटीज़ की, वो नॉट एग्जॉस्टिव नहीं है वो। क्यों? क्योंकि वो जो है काफ़ी ढेर सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटी को कवर नहीं करती, जैसे कास्टिंग वोट देना, टैक्स पे करना, फैमिली प्लानिंग करना, कि जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए जो है जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो क्या करें, जैसे दो बच्चे से ज़्यादा मतलब चिल्ड्रेन को बर्थ ना दें, इन सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि ड्यूटी टू पे मतलब टैक्स पे करना भी ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन हमारे पार्लियामेंट ने इसको लागू नहीं किया। उसके बाद देखिए जो ड्यूटी है ना, ड्यूटी जो है हमारी, उसको हमने इस तरीके से लिखा है, ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जो कॉमन मैन है ना, जो आम आदमी है, उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा इसको डिफ़िकल्टी होगी अपने ड्यूटी को समझने में। जैसे कई ढेर सारे अलग अलग आपको इंटरप्रिटेशन मिलेंगे, जैसे नोबल आइडियल। अब नोबल आइडियल किसी के लिए कोई आइडियल, जैसे अगर मेरे लिए कोई इंसान, उसके लिए वायलेशन अच्छा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था, तो भगत सिंह वगैरह क्या थे, भगत सिंह लोग रेडिकल थे। वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है वायलेंस का सहारा लेते थे। वहीं गांधी जी क्या थे, वो नॉन वायलेंस का सहारा लेते थे। तो देखिए सबके आइडियल, अपने नोबल आइडियल अलग अलग हो सकते हैं, सबके कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, और जो साइंटिफिक टेम्पर है, इन सभी फ्रेजेस का अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिलता है हमको। उसके बाद देखिए ये भी कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। तो ये तरीके सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल कॉन्सेप्ट ही है, आप इनको जो है कोर्ट के द्वारा ये इन्फोर्सिबल नहीं है। यहाँ तक कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने भी सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। अगर कोई परफॉर्म नहीं करता फंडामेंटल ड्यूटी को, तो उसको जो है हम क्या दे सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। और देखिए जो हमने फंडामेंटल ड्यूटी को जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखा है, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सुपरफ्लुअस, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो भी ड्यूटीज़ थे ये क्या है, ये एक तरीके से लोग अपने आप ही इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की ज़रूरत नहीं थी। सुपरफ्लुअस मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो लोग इन फंडामेंटल ड्यूटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी को क्या बनाया, पार्ट 4A में रखा, मतलब पार्ट 4 जो DPSP वहाँ पे रखा है। तो ये जो है हम इसको वहाँ पे ना रख के जो पार्ट 3 जहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट को रखा है वहाँ पे रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटी के वैल्यू को और सिग्निफिकेंस को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया है दोस्तों। तो इनका कहना था कि इसको हमको पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट और जो पार्ट है वहाँ पे रखना था। अब देखिए हम बात करेंगे कि इनके सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदे क्या है फंडामेंटल ड्यूटी के। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो सिटीजन है ना उनको रिमाइंड कराते हैं, उनको याद दिलाते हैं क्या, कि जिस तरीके से आप अपने जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये क्या दिलाते हैं, हमारे सिटीजन्स को याद दिलाते हैं। इस तरीके से आप अपने फंडामेंटल राइट का एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका जो है आपके देश के प्रति कुछ ड्यूटी भी है, आपके सोसाइटी के प्रति कुछ ड्यूटी है, और उसको जो है आपको निभाना है। और ये क्या करते हैं, ये वार्निंग है किसके लिए, जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि झंडे जला देना या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना, तो उनके लिए क्या जो फंडामेंटल ड्यूटी वो क्या है, वार्निंग है। और ये क्या करते हैं, हमारे जो भी सिटीजन, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, उनके लिए एक तरीके से इंस्पायरेशन की तरह हैं, जिससे कि हमारे सोसाइटी में प्रमोट हो सके, आ सके क्या, डिसिप्लिन और कमिटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कौन सी फीलिंग लाते हैं हमारे सिटीजन में, कि हमको अपने नेशनल गोल को क्या करना है, अचीव करना है, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट मतलब उसमें भाग लेना है। उसके बाद देखिए जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो और कहाँ मदद करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन या कोई लॉ बनाता है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है कि कहीं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तो खत्म नहीं कर रहा है। तो देखिए, तो उसको चेक करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी लॉ की, उसको चेक करने के लिए भी इसका काम आता है। जैसे कि 1992 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए उसने कहा कि अगर मान लीजिए कोई लॉ बनाया जाता है, ठीक है, तो हम उसको जो है, और वो लॉ किस लिए बना है
कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको लागू कर सके, उसके लिए वो लॉ बना है। भले ही वो जो है हमारी जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो कि आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनको भले ही उनका वायलेशन भले ही कर दे वो लॉ, लेकिन अगर वो लॉ बना है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को क्या करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो वो लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, वो लॉ क्या होगा, वैलिड रहेगा। ठीक है। और देखिए जो भी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो उस पर जो है अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे, ठीक है, या फिर कोई पेनल्टी वगैरह लगा दे उनके मतलब जो लोग हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को ना निभाएं, तो उनको जो है ये जो भी ड्यूटीज हैं ये क्या है, इन्फोर्सिबल है। किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, जब बना देंगे लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल है, लेकिन ऐसा कोई लॉ अभी तक बना नहीं है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, HR गोखले जब हमारा जब फंडामेंटल ड्यूटी को जब हमने उसको जो अमेंडमेंट जो किया, तो उस समय ये लॉ मिनिस्टर थे, इन्होंने ये कारण दिया कि ऐसा क्यों हुआ कि हम 26 ईयर बाद, 26 साल बाद हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी को इंटीग्रेट किए, फंडामेंटल ड्यूटी को लाए। ऐसा क्योंकि क्या हुआ कि जब इमरजेंसी का ड्यूरेशन आया जून 1975 में, ये बातें इनके द्वारा कही गई, तो उस समय जो भी हमारे सिटीजन्स वगैरह थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन दिखाए। ठीक है, कोई भी लीगल ऑर्डर को नहीं माना गया, तो जिससे कि हम अपने सिटीजन को हम क्या कर सकें, हम लीगल ऑर्डर को इस्टेब्लिश कर सकें, इसलिए हमने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटी को लाया। यही इन्होंने कहा कि जब 19 से जब इमरजेंसी जब लगी, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि एंटी नेशनल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी जब फंडामेंटल ड्यूटी को जब अप्लाई किया गया, तो उन्होंने भी बताया है कि क्यों हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया, आज जाके, मतलब उस समय जाके, आखिर 26 साल बाद जाके। तो देखिए जो मॉरल वैल्यू है ना फंडामेंटल ड्यूटी की, वो क्या है, वो जो है वो इसलिए नहीं है कि हम जो राइट्स को, जो अधिकार है, अधिकार को कम कर दें। एक्चुअली में इसलिए लाया गया जिससे कि हम अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकें, बैलेंस ले आ सकें डेमोक्रेसी में। ठीक है, इससे हम लोगों को अवगत करा सकें, लोगों को बता सकें, कंसियस कर सकें लोगों को कि आपको अपने ड्यूटी को भी बराबर उतना ही आपको अपने ड्यूटी को भी उतना ही मानना है जिस तरीके से आप अपने फंडामेंटल राइट्स का मजा लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप अपने फंडामेंटल राइट्स की जानकारी रखते हैं, जिस तरीके से आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने ड्यूटीज को भी करना है। साथ ही साथ देखिए जो अपोजिशन थी उस समय पार्लियामेंट में, उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज किया। ठीक है, जो इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, और ये फंडामेंटल ड्यूटी किसके द्वारा रखा गया था, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस समय अपोजिशन में थी जनता गवर्नमेंट, और वो किसकी, लेकिन देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब देखिए वो एक्चुअली थोड़ा गलत बता दिया मैं, जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी उसने भी काफ़ी अपोजिशन किया था, किसका, कांग्रेस गवर्नमेंट का। उसके बाद देखिए इसके बाद 1977 में क्या होता है, 78 में जनता गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, मोरारजी देसाई जो है उसके PM बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को हटाया नहीं, उन्होंने 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें काफ़ी ढेर सारे उसके प्रोविजंस काफ़ी ढेर सारे हटाए। ठीक है, किसके द्वारा हटाए, जो 44th अमेंडमेंट उन्होंने किया 1978 में, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं हटाया। ठीक है, और आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या थी, हमारे जो गवर्नमेंट थी उनकी क्या थी, नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी, साथ साथ इच्छा भी थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। और आपको मैंने एक और बात बताई दिया कि फंडामेंटल ड्यूटी एक और ऐड की गई थी 2002 में, जो कि 86 अमेंडमेंट किया गया, और वो कौन सा था, राइट टू मतलब एक तो आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट में किया गया 86 अमेंडमेंट में, राइट टू एजुकेशन वाला, उसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी एक ऐड की गई थी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। वर्मा कमेटी थी। अब ये वर्मा कमेटी क्यों आई थी, क्योंकि इसको देखना था, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कब आई थी, 1999 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और ये किस लिए आई थी, फंडामेंटल ड्यूटी के एग्जिस्टेंस के लिए, इसके लीगल प्रोविजन के इम्प्लीमेंटेशन की, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, उसी लिए ये कमेटी बनाई गई थी 1999 में। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ये बात तो पता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसको हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जो पार्लियामेंट है वो क्या बना सकती है, वो इनको अप्लाई करने के लिए लॉ बना सकती है, जिस तरीके से डीपीएसपी के लिए भी है। लेकिन हमारी फंडामेंटल राइट है वो तो जस्टिसेबल है, वो उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट ने देखिए लॉ वगैरह बनाए। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, या 1971 में। ये किस लिए था, ये इसलिए था जिससे कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे नेशनल फ्लैग का, हमारे नेशनल एंथम का कोई डिसरेस्पेक्ट ना कर सके, उसका अपमान ना कर सके, जिससे कि हमारे जो भी सिटीजन हो क्या करें, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करें। साथ में देखिए जो अगला एक लॉ है वो क्या है, जैसे कई क्रिमिनल लॉ भी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। किनको देते हैं, जो लोग इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसको, जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए दंगा भड़का दे रहे हैं, दुश्मनी भड़का दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भड़का दे रहे हैं, किस में, लोगों के बीच में, और किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे भड़का दे रहे हैं, या फिर रेस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, कि हाँ यहाँ पे महाराष्ट्र में जाके बिहार वाले काम ना करें, तो इन लोगों के लिए पनिशमेंट भी है रिलीजन के बेसिस पे। उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आया 1955 में। ये किस लिए था, ये पनिशमेंट उस लिए था अगर कोई कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड कोई ऑफेंस, कोई ये लोग ऑफेंस करते हैं, गुनाह करते हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इंडियन पैनल कोड है आईपीसी, उसमें भी, तो इसमें भी ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी इंसान हमारे नेशनल मतलब हमारे देश की अखंडता को, हमारे देश की एकता को खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होगा, वो भी एक ऑफेंस होगा, वो भी पनिशेबल ऑफेंस होगा। ये बात आईपीसी में लिखी हुई। उसके बाद देखिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट था 1976 का। इसमें क्या कहा गया है, जो भी कॉमनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे ना, वो क्या होंगे, वो अनलॉफुल एसोसिएशन होंगे। उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951 का। तो इसमें क्या कहा गया है, अगर मान लीजिए कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, या चाहे स्टेट लेजिस्लेचर जिसको क्या विधायक बोलते हैं, अगर वो किसी भी करप्ट प्रैक्टिस में पाया जाता है, या फिर वो अपने वोटों को किस आधार पे, मतलब लोगों को भड़का रहा है रिलीजन के ग्राउंड पे, या फिर लोगों में क्या दंगा, इनिमिटी मतलब होता है दंगा वगैरह भड़काना, ठीक है, उस तरीके से वो मतलब वोट्स को ले रहा है, चाहे वो अब जो भी हमारे देखिए इसमें ये कहा गया, मान लीजिए कोई भी एमपी है, कोई भी एमएलए है, अगर वो लोगों के बीच में झगड़ा लगवा रहा है, दंगा भड़का रहा है, किस ग्राउंड पे, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, लैंग्वेज के, रिलीजन के बेस पे, क्या हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा करवा के वोटिंग ले ली जा रही, तो उनको हम क्या कर देंगे, ये जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये लोग दोबारा एमपी का इलेक्शन या एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और इनकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी, इनकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी। उसका देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 का। ये क्या, जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज है ना, उनके ट्रेड को ये प्रोहिबिट करता है, उस पर पाबंदी लगाता है। उसका देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। ये भी डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ वगैरह कटाई को रोकता है, या फिर हम जो भी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए अपने जंगलों को खत्म कर रहे हैं, उसके लिए ये एक्ट आया। तो फ्रेंड्स देखिए ये था हमारा पूरा फंडामेंटल राइट का चैप्टर, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर, जो कि मैंने पूरा ही डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे आज आपका चैप्टर नंबर 9 भी फिनिश हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा है कि आपका मैं मार्च खत्म होते होते आपकी पॉलिटी पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी फिनिश करवा दूंगा। और देखिए यहाँ पे मैं एक एक लाइन जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत से, जिससे कि आपकी एम लक्ष्मीकांत का रिवीजन भी हो सके। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ भी सकें। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, देखिए क्या क्या करिए, आप इस लेक्चर को सुन लीजिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह है ना, आप जैसे हमारे सुबह सुन रहे हैं तो शाम को आर्टिकल्स वगैरह को एक दो बार पढ़ लीजिए, या अगर शाम को पढ़ने सुबह पढ़, इससे क्या होगा कि आपके जो आर्टिकल्स वगैरह वो भी साथ में याद करते हुए आप चलेंगे। मतलब आपको दोबारा से उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके साथ ही साथ आर्टिकल्स भी याद होते जाएंगे। या फिर मैं तो यहाँ पे कई बार रिवीजन भी करवा देता हूँ, कई बार क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ, वो इसीलिए पूछता हूँ जिससे कि आपके जो है आर्टिकल्स याद होते जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसी तरीके के लेक्चर्स जो हैं हिंदी मीडियम, मतलब ये जो बुक जैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम वाली यूज कर रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी वाली बुक के साथ इसी डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आपको जो भी मीडियम अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। ओवरऑल खाली आपको देखिए यहाँ पे चाहे आप हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में पढ़िए, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करना है। आप नॉलेज चाहे जिस तरीके से भी गेन करिए, बस आपको नॉलेज ही गेन करना है। आपका मोटिव एम यही होना चाहिए कि
आपको क्या करना है यहाँ पे। और भी कई ढेर सारे लेक्चर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपको पसंद ना आया हो तो आपका हक भी है डिसलाइक करने का। साथ ही साथ देखिए, आप जो है इस लेक्चर को शेयर भी करिए, क्योंकि देखिए डिजायर आईएएस चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास हमारे वीडियोस पहुंच सकें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। वो भी लोग जो है कोचिंग के ये प्रचंड जाल से, जो फीस वाली जो लूट मचा रखी है उन्होंने, उससे सब लोग सभी जो बच्चे हैं वो बच सकें। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और भी लोगों की मदद हो सके। अगर आपकी हेल्प हुई होगी तो और लोगों की भी हेल्प होगी ज़रूर। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डिजायर आईएएस को, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि देखिए अभी तक हमने 9 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया, और हम अगला चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर, वो हम अब आगे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो जिससे जब मैं वो वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।